हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप जानते हैं कि आपकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सिर्फ ऑर्गेनेलीज ही नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े हाईवेज होते हैं। उनके अंदर क्रेन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर या वेसिकल्स को इधर से उधर लेके जाती हैं। और साथ में एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सारे ऑर्गेनेलीज को अपनी अपनी जगह पर रखता है या ज़रूरत पड़ने पर वो ऑर्गेनेलीज को शिफ्ट कर देता है। इसके अलावा जब सेल चाहे वो मूव करे तो वो अपने नेटवर्क को चेंज करता है, यानी सेल की डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है। जब चाहे वो अपने आप को रिजिड बना लेता है। तो वो जो सिस्टम है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है साइटोस्केलेटन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साइटोस्केलेटन को। So it is an extensive network of three types of protein filaments. So basically अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, वो तीन तरीके के प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। पहला है माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीन तरीके के जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, ये हमारे साइटोस्केलेटन को कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारी सेल के अंदर। नाउ ये जो है ये दोनों तरीके से काम करता है। ये तो एक स्केलेटन की तरह भी काम करता है साइटोस्केलेटन, जो सेल को सपोर्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, इसी तरीके से सेल्यूलर साइटोस्केलेटन पूरी सेल को एक सपोर्टिव फंक्शन में रहता है। साथ में जैसे हमारी मसल्स हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर या सेल को मूव करने के लिए ये एज ए मसल्स की तरह भी काम करता है। तो अगर हम बात करें हमारी हमारी बॉडी की जो स्केलेटन और मसल जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, राइट, उसको अगर हम एक तरीके से कंपेयर करें हमारी सेल के अंदर के सिस्टम को, तो वो है हमारा साइटोस्केलेटन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। सो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और बहुत ही लीनियर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये मिलके बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। तो याद रखिए, जो माइक्रोफिलामेंट्स को बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनका नाम होता है एक्टिन। तो ये एक तरीके का माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप एक्टिन सब यूनिट्स को देख रहे हैं, और इसका आपको जो डाया मिलेगा वो लगभग 7 नैनोमीटर्स का मिलेगा। नाउ मैनी प्रोटीन्स बाइंड विद एक्टिन एंड डिटरमाइन इट्स कन्फिग्रेशन एंड बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सेल। बहुत सारी सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं और उसकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मायोसिन। मायोसिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन होता है। ये एक्टिन के साथ बाइंड करता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो फिजियोलॉजी में जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे तब आप देखिए कि किस तरीके से एक्टिन मायोसिन आपस में एक बहुत ही एक डेलिकेट एक इंटरैक्शन करते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर मूवमेंट आती है, और मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक पर्टिकुलर टिश्यू या पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है। उसके अलावा ये जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स को मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह, और साथ में ऑर्गेनेलीज को, अगर ऑर्गेनेलीज को फॉर एग्जांपल वेसिकल्स हैं जो गोल्जी से निकल रही हैं और उनको अगर किसी लाइसोसोम के अंदर जाना है, या फिर उनको बाहर जो मेम्ब्रेन है हमारा उसके साथ जाके अटैच होना है, तो वहाँ पर भी ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स उनको गाइड करते हैं और उनको हेल्प करते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनेलीज वहाँ पर स्मूथली अपने टारगेट लोकेशन पर पहुँचे। और उसके अलावा जो मैसेंजर आरएनएज हैं जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं बाहर और राइबोसोम्स तक जाते हैं, तो इतने बड़े सेल के अंदर तो मैसेंजर आरएनए तो खो जाएगा, लेकिन उसको सही जगह पहुंचाने के लिए जैसे हम रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स भी इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वो न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक उसको सही तरीके से लेके जाते हैं, जिससे कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एंड जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में वो अपने लोकेशन तक पहुंच जाएं। एक्टिन एंड एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो बेसिकली जो एक्टिन, तो मेन एक्टिन है जो हमारा माइक्रोफिलामेंट्स को बनाता है, उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिन को बाइंड करते हैं, हम उनको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो एक्टिन एंड एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ये दोनों ही जो वेसिकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लाइसोसोम्स, इनके बीच में ये घूमती रहती हैं जो, और इनके कंटेंट को ये ट्रांसफ़र करती रहती हैं, उनके मूवमेंट को करने में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, चलिए अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये
थोड़ा माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं। ये सेकेंड टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। पहला आपने देख लिया जो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम याद रखिए, ये ट्यूब्यूल्स इसमें नाम आ रहा है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। एग्जाम्स में अगर आपको पूछा जाता है कि विच कंपोनेंट और विच प्रोटीन मेक्स माइक्रोट्यूब्यूल, तो यू कैन आंसर ट्यूबुलिन। ओके, तो ट्यूबुलेंस जो होते हैं वो हेड टू टेल फैशन में एक अटैच होते हैं और ये एक तरीके का लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये जो ट्यूबुलिन है ये एक हेट्रोडाइमर होता है। इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो, अगर ये हेट्रोडाइमर है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो यूनिट्स हैं और दोनों यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स हैं, तभी ये हेट्रो है, वरना तो ये सिंगल यूनिट का एक होमोडाइमर होता। तो यहाँ जो ये हेट्रोडाइमर है, इसमें एक यूनिट है अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरी यूनिट है उसका नाम है बीटा ट्यूबुलिन। ये दोनों अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन मिलके बनाते हैं पूरा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर। और जब ये हेट्रोडाइमर हेड टू टेल फैशन में, ये आप देखिए एक के बाद एक, यहाँ पर रैंडमली नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर ये अल्फा है तो यहाँ बीटा है, फिर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इस तरीके से हेड टू टेल फैशन में ये पॉलीमराइज होते हैं और ये बनाते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। ऑलराइट, और ये प्रोटोफिलामेंट्स आगे कॉइल होते हैं और ये बनाते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से माइक्रो ट्यूब्यूल्स की जो असेंबली होती है वो ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर से होती है। नाउ टिपिकली 13 स्ट्रैंड्स फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ जो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल का, इसके अंदर लगभग टिपिकली 13 जो ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं ये इसके अंदर लगे हुए हैं, उनसे मिलके ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन इसमें वेरिएशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर ये 11 होते हैं, कहीं पर 12 होते हैं और कहीं पर ये 15 भी होते हैं। तो यूजुअली अगर हम सील या फ्लैचेला वगैरह में देखें तो वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं, बट टिपिकल जो होता है वो 13 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये बात आप याद रखिए। नाउ इसमें जो एक होता है वो वन, जो एक एंड होता है, इसमें एक एंड को हम लोग प्लस एंड बोलते हैं, एक एंड को हम माइनस एंड बोलते हैं। तो प्लस एंड जो होता है वो एडिशन और डिलीशन, यानी ये जो ट्यूबुलिन सब यूनिट है उसको वो ऐड भी कर सकता है, उसको वो डिलीट भी कर सकता है। माइनस एंड भी एडिशन और डिलीशन कर सकता है, वो उसको ऐड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। लेकिन प्लस एंड में जो एडिशन डिलीशन होता है वो माइनस एंड के कंपैरिजन में मोर रैपिडली होता है, इसलिए हम उसको प्लस एंड बोलते हैं। तो प्लस एंड जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपका प्लस एंड है और ये आपका माइनस एंड है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डिलीशन वाला, यानी यहाँ से निकलने वाला जो एरोज हैं वो डार्क हैं और ये वाले एरोज जो एडिशन वाले हैं वो आपको थोड़ा सा फेडेड दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ उल्टी है, यहाँ पर आपको एडिशन वाला एरो तो बोल्ड में दिखाई देगा लेकिन डिलीशन वाले एरो आपको फेडेड दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लस एंड है वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूलिन की जो असेंबली होती है या उनका एडिशन होता है वो बहुत रैपिड होता है, और नेगेटिव एंड में उनका जो एडिशन होता है वो थोड़ा कम होता है, वो लेस रैपिड होता है। लेकिन इसका जो डिलीशन हो वो यहाँ पर ज़्यादा रैपिड होता है। तो इसीलिए ये प्लस और माइनस एंड है। तो आप ये याद रखिए कि एडिशन और डिलीशन तो दोनों में ही होंगे, वो प्लस एंड में भी होंगे और वो माइनस एंड में भी होंगे, लेकिन प्लस एंड में एडिशन ज़्यादा जल्दी होगा और माइनस एंड में डिलीशन ज़्यादा जल्दी होगा। नाउ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये सेंट्रोसोम में जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है वहाँ से ये रेडिएट होते हैं, और ये जो ये सेंट्रोसोम होता है ये न्यूक्लियस के पास मिलता है, तो वहाँ से इनका रेडिएशन होता है। आप देखिए ये कि ये सेंट्रोसोम है और यहाँ से ये इनके अंदर सेंट्रियोल है, यहाँ से ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इसका प्लस एंड है। इसका मतलब यहाँ पर एडिशन रैपिडली होता है और ये आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये बेसिकली ये पिक्चर आपको बताती है कि किस तरीके से ये सेंट्रोसोम इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करते हैं और ये उनको बनाते हैं सेल्स के अंदर। सो ये बेसिकली बहुत ही क्रिटिकल होते हैं जब क्रोमोसोम्स हमारे नई सेल्स में, यानी डॉटर सेल्स की तरफ डिवीजन से पहले जो डॉटर सेल जो होता है, डॉटर सेल्स की जो पोल्स बन जाते हैं दोनों, उन पोल्स की तरफ जब ये
मूव होते हैं, उस वक्त इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत क्रिटिकल रोल होता है और ये ही वहाँ पर काइनेटोकोर के साथ अटैच होके और ये इनको मूव करते हैं और उनको दोनों पोल्स पर लेके जाते हैं और ये नई सेल्स में सेल डिवीजन में हमारे डीएनए को इनहेरिट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सेल की आर्किटेक्चर को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को और साथ में ट्रांसपोर्ट में भी ये रोल प्ले करते हैं। ओके, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, ये सारे के सारे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है हमारी सेल के अंदर, इस पिक्चर से वो चीज़ क्लियर है। यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, कोई और ऑर्गेनली आपको नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट ये न्यूक्लियस। इसके अलावा आपको ये पूरा का पूरा जो आपको ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है, ये सारा माइक्रोट्यूब्यूल का नेटवर्क होता है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सेल की हर जगह पर आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ दिखाई देगा और इसी की वजह से सेल के अंदर की चीज़ें, यानी ये एज ए, मैंने जैसे आपको बताया कि एज ए हाईवे की तरह यूज़ होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर करना, वैक्यूल्स को इधर से उधर करना या ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर रखना, ये सारे फंक्शंस ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं या ये पूरा साइटोस्केलेटन करता है। इसके अलावा ये सीलिया एंड फ्लैजला, जो कि हम लोग इसको अभी आगे की क्लासेस में देखेंगे, ये सीलिया एंड फ्लैजला का भी एसेंशियल पार्ट होता है और वहाँ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि थर्ड कैटेगरी है साइटोस्केलेटन की। ये माइक्रोफिलामेंट्स से थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से ये थोड़े से छोटे होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये 25 नैनोमीटर स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये 7 नैनोमीटर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये इन दोनों के बीच में होते हैं, इनकी लगभग 10 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो होते ये भी फिलामेंट्स ही है। सो बेसिकली ये हेट्रोजेनस ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन फाइबर्स के, जैसे कि अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन होता है, माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन होता है, लेकिन यहाँ पर ये हेट्रोजेनस होते हैं, यहाँ पर कोई एक सिंगल प्रोटीन इसको नहीं बनाता है और इसीलिए यहाँ पर हर सेल के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ये इनका प्रोटीन का वेरिएशन होता है कि कौन सा प्रोटीन इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाएगा। ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये बेसिकली सेल की शेप को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पर बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। सो दैट इज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनेलीज। उसके अलावा ये मैकेनिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे फिजिकली चीज़ें इधर से उधर मूव होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कोई किसी तरीके का कोई मूवमेंट होता है जिसमें फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो हमारे फिलामेंट्स हैं वो हेल्प नहीं करेंगे। ये साइटोस्केलेटन एक अलग अलग इन सोलो वर्क नहीं करता है, बल्कि ये आपस में कॉपरेशन में काम करते हैं और तब जाके ये पूरी की पूरी सेल को पूरा का जो उसका एक फंक्शन है और उसके जो मूवमेंट्स हैं और या उसकी जो सेल के इंटरनली जो मूवमेंट्स है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करेंगे और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, जिसमें हमें ये आज पता लगा कि किस तरीके से जो साइटोस्केलेटन हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर आपको नहीं कुछ आया है समझ में तो आप उसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई टीचर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को भी अपना फीडबैक ईमेल कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।